हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 10 में हम पढ़ रहे थे अपना एक नया अध्याय आखिरी चट्टान। आखिरी चट्टान का एक पार्ट हमने पढ़ लिया था। हमारे लेखक हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश कन्याकुमारी यात्रा पर हैं। वैसे उन्होंने यात्रा की थी गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक की, लेकिन जो हमारे चैप्टर में है वो है कन्याकुमारी यात्रा। कन्याकुमारी में वो सूर्यास्त देखने के लिए समुद्र के किनारे एक टीले नुमा आकृति पर या कहें तो सैंड हिल पर चला जाता है। वहाँ वो देखता है कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ लड़कियां हैं जो कैनवास पर रंगहीन बिंदु की तरह बैठी हैं, और कुछ दूर वो भी बैठ गया है। अब वह देखता है कि सामने एक ऊंचा टीला था जो सामने के विस्तार को रोके हुए था। मतलब लेखक चाहता है कि वो खुले में एकदम से सूर्य को डूबते हुए देखे। तो वो सोचता है कि मैं इस एक टीले को पार करके उस स्थान पर पहुंच जाऊंगा जहां कोई टीला नहीं होगा और सूर्य के खुले विस्तार को मैं डूबते हुए देखना चाहूँगा, देख लूँगा। तो वह कदमों को घसीटता हुआ, मतलब धीरे धीरे चलता हुआ उस टीले को पार करना चाहता है, लेकिन जा कर के देखता है तो और भी कई टीले थे जिनको वो पार करता चला गया। उसकी टांगें थक रही थी लेकिन मन नहीं थक रहा था, क्योंकि उसे देखना था खुले विस्तार में सूर्यास्त का होना कन्याकुमारी के पास। अंत में वो एक टीले को पार करता है और सामने खुला मैदान आ जाता है, और तब उसे लगता है कि जैसे मानो उसने संसार की सबसे ऊंची चोटी को पार कर लिया, और सिर्फ मैंने उस चोटी को पहली बार फतेह किया है, सर किया है, जीत लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। इस पैराग्राफ में लेखक क्या कहता है, देखते हैं। लेखक कहता है कि पीछे दाईं तरफ दूर दूर हटकर के उगे नारियलों के झुरमुट नजर आ रहे थे। जब मैं उस स्थान पर पहुंचा सूर्यास्त देखने के लिए, तो मैंने देखा कि दाईं तरफ दूर दूर तक नारियलों के कुछ झुरमुट उगे हुए हैं। गूंजती हुई तेज हवा से उनकी टहनियाँ ऊपर की ओर उठ रही थी। आवाज़ करती हुई गूंजती हुई तेज हवा चल रही थी और उस हवा के कारण उनकी टहनियाँ ऊपर की ओर उठ रही थी। आकाश की तरफ उठकर हिलती हुई वे टहनियाँ ऐसे लग रही थी जैसे उन्मुक्त रति के क्षणों में किन्हीं नग्न वन युवतियों की बाहें हों। बाहें क्या हो गई? वो डालियाँ हो गई। वो डालियाँ लेखक को ऐसी लग रही हैं जैसे रति के क्षणों में, काम वासनाओं के क्षणों में नग्न युवतियाँ, वन युवतियाँ बाहें ऊपर करके खड़ी। पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूर तक चली गई थी, जो सामने फैली रेत के कारण बहुत रूखी, बीहड़ और वीरान लग रही थी। देखो, उस दृश्य का वर्णन करते हुए लेखक क्या कहते हैं कि सामने पश्चिमी तट पर कुछ सूखी पहाड़ियाँ हैं। सूखी से मतलब वहाँ पर पेड़ पौधे कमी होंगे, वनस्पति कमी होगी, और सूखी कुछ ज़्यादा ही लग रही हैं क्योंकि रेत के कारण वो और ज़्यादा रूखी और बीहड़ लग रही थी। सूर्य पानी की सतह के पास पहुँच गया था इस वक्त तक जब मैंने उसको देखा। ठीक, और साथ में ही सुनहली किरणों ने पीली रेत को एक नया सा रंग दे दिया था। देखो, ये रंग बिरंगा वर्णन आपको याद करना पड़ेगा कि किस जगह किस प्रकार का वर्णन कर रहा है लेखक। उस रंग में रेत इस तरह चमक रही थी जैसे अभी अभी उसका निर्माण करके उसे उंडेला गया हो। उस समय वो रेत पीली किरणों के कारण ऐसे चमक रही थी जैसे उस रेत का निर्माण अभी अभी किया हो और अभी अभी उस रेत को यहाँ पर उंडेल दिया गया हो, रख दिया गया हो। मैंने उस रेत पर दूर तक अपने पैरों के निशानों को देखा। लगा जैसे रेत का कुंवारापन पहली बार उन निशानों से टूटा हो। उन पैरों के निशान के कारण मुझे लगा जैसे उस रेत का कुंवारापन मैंने तोड़ा हो, मेरे पैरों के निशान से टूटा हो, यानी पहली बार उस रेत पर किसी ने कदम रखे। यही थोड़ा सा मनोविज्ञान है इस लेख में। जो पहले आया था कि थोड़ी मनोवैज्ञानिकता भी झलकेगी, क्योंकि मन के जो विचार हैं वो लेखक यहाँ प्रकट कर रहा है। जिस भी स्थिति को देख रहा है, इससे मन में एक सिहरन सी भी हुई,
सिहरन मतलब ये कंपकपी सी भी हुई, हल्की उदासी भी घिर आई थी कि पहली बार मैंने इस पर कदम रखे। अब सूर्य के बारे में देख लेते हैं। सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया सूर्यास्त होने के लिए। पानी पर दूर तक सोना ही सोना डुलाया, और जैसे ही वो सूर्य पानी की सतह को छुआ तो पीली किरणें उस सूर्य की पीली किरणें उस पानी पर इस प्रकार फैल गई मानो सोना बिखेर दिया हो पानी की सतह पर वह रंग इतनी जल्दी बदल रहा था कि किसी भी क्षण के लिए उसे एक नाम दे सकना असंभव था। बहुत जल्दी परिवर्तनशील हो रहा था सूर्य की किरणों के कारण वह रंग, इसलिए उसको एक निश्चित रंग दे पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक क्षण के लिए भी वो एक जैसा रंग दिखाई नहीं दे रहा था। सूर्य का गोला जैसे एक बेबसी में पानी के लावे में डूबता जा रहा था। पानी का लावा, लावा तो लाल रंग का होता है, बिल्कुल सूर्य की किरणों के कारण पानी लाल रंग का हो गया, और मानो ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य बेबस है, वो कुछ नहीं कर सकता है, वो उस पानी के लावे में डूबेगा ही। वो डूबता जा रहा था। धीरे धीरे वह पूरा डूब गया, और कुछ क्षण पहले जहाँ सोना बह रहा था, मतलब जहाँ सुनहरी किरणें गिरने के कारण सोना बिखरा हुआ सा मालूम हो रहा था, वहाँ अब लहू बहता नजर आने लगा। अब उसी सतह पर पानी की सुनहरी किरणें न होने के कारण लाल, गहरा लाल, लहू के जैसा, खून के जैसा, रक्त के जैसा दृश्य नजर आ रहा था, मानो किसी ने खून उंडेल दिया उस पानी पर। कुछ और क्षण बीतने पर वह लहू भी धीरे धीरे बैजनी और बैजनी से काला पड़ गया। ये सारा का सारा आपको याद करना पड़ेगा। सूर्यास्त के समय जो पानी का रंग बदल रहा है बार बार, वो प्रश्न में आएगा। तो सबसे पहले सोने के कलर का हुआ, फिर लहू के रंग का हुआ, और अब बैजनी हो गया, धीरे धीरे बैजनी। बैजनी से फिर क्या हुआ, काला पड़ गया। मैंने फिर एक बार मुड़कर दाईं तरफ पीछे देख लिया। किसे? नारियलों की टहनियाँ उसी तरह हवा में ऊपर उठी हुई थी। हवा उसी तरह गूंज रही थी, पर पूरे दृश्य पट पर, उस दृश्य रूपी कपड़े पर, पट यानी वस्त्र, स्याही फैल गई थी। स्याही फैल गई थी मतलब दृश्य पर अंधेरा हो गया था, रात्रि का एहसास होने लगा था। एक दूसरे से दूर खड़े झुरमुट पेड़ों के शाह पड़ करके जैसे लगातार सिर धुन रहे हों। सिर धुनना मतलब खिज प्रकट कर रहे हों, दुखी प्रकट कर रहे हों। वो पेड़ों के झुरमुट मानो काले पड़ करके नाराज हो रहे हों, और हाथ पैर पटक रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था पेड़ों के दृश्य को देख करके। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियाँ भींचता खोलता कभी उस तरफ और कभी समुद्र की तरफ देखता रहा, कि मैं दाईं तरफ उन पेड़ों की तरफ देख रहा हूँ, कभी समुद्र की तरफ देख रहा हूँ। मतलब मैं पीछे वापस लौटूं या समुद्र की ओर जाऊं, ये मैं विचार मग्न था। अचानक ख्याल आया कि मुझे वहाँ से लौटकर भी जाना है, कैप होटल वापस जाना है मुझे, रात हो रही है। इस ख्याल से ही शरीर में कंपकपी भर गई। फिर से मेरा शरीर कांप गया, मुझे वापस भी तो जाना है। दूर सैंड हिल की तरफ देखा, जिस तरफ वो लोग बैठे थे, उस मिट्टी के पहाड़ की तरफ देखा। वहाँ शाही में डूबे कुछ धुंधले रंग हिलते नजर आ रहे थे। धुंधले रंग अर्थात वो लोग जो वहाँ बैठे थे वो हिलते नजर आ रहे थे, मतलब वो अपने स्थान पर वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे। मैंने रंगों को पहचानने की कोशिश की कि कौन है वो, जो गांधी टोपी वाले हैं या वो युवतियां हैं या कोई दूसरे और लोग, पर उतनी दूर से आकृतियों को अलग अलग कर सकना संभव नहीं था। मेरे और उन रंगों के बीच शाह पड़ती रेत के कितने ही तो टीले थे ना, जिनको मैंने पार किया था। मन में डर समाने लगा कि क्या अंधेरा होने से पहले मैं उन सब टीलों को पार करके जा सकूँगा, जिन टीलों को मैंने अभी पार किया है और इस स्थान पर सूर्यास्त देखा है। क्या मैं वापस से जल्दी उन टीलों को पार कर दूंगा? कुछ कदम उस तरफ बढ़ा भी, पर लगा कि नहीं, रात हो जाएगी, देर हो जाएगी, टीलों को पार नहीं कर पाऊंगा। उस रास्ते से जाऊंगा तो शायद रेत में ही भटक कर रह जाऊंगा।
और होटल नहीं पहुंच पाऊंगा। यह सोचता रहा मैं। इसलिए सोचा बेहतर है कि नीचे समुद्र तट पर उतर जाऊं और तट का रास्ता निश्चित रूप से केप होटल के सामने ले जाएगा मुझे। तो टीलों पर चढ़ने उतरने का जो कष्ट है वो नहीं हो पाएगा और मैं केप होटल पर समुद्र के तट वाला रास्ता पकड़कर पहुंच जाऊंगा। निर्णय तुरंत करना था, इसलिए बिना सोचे मैं रेत पर बैठकर नीचे तट की तरफ फिसल गया। बिल्कुल फिसले होंगे आप भी टीले के ऊपर बैठकर। पर तट पर पहुंचकर फिर कुछ देर बढ़ते अंधेरे की बात भूल रहा था कि अंधेरा बहुत तेज गति से बढ़ रहा था। कारण था तट की रेत। यूं पहले भी समुद्र तट पर कई कई रंगों की रेत देखी थी मैंने। इससे पहले भी समुद्र तट पर कई रंगों की रेत देखी है मैंने। सुरमई रंग की रेत देखी है, खाकी रंग की देखी है, पीली रंग की देखी है और लाल रंग की मिट्टी भी देखी। मिट्टियों के रंग अलग अलग होते हैं, मगर जैसे रंग उस रेत में थे वैसे मैंने पहले कभी नहीं देखे, कहीं की रेत में नहीं देखे थे। कितने ही अनाम रंग थे वे, एक एक इंच पर एक दूसरे से अलग रंग। मतलब हर जगह हर कदम पर उस रेत के रंग बदल रहे थे और एक एक रंग कई रंगों की झलक लिए हुए थे। प्रत्येक रंग कई रंग बदल रहे थे, झलक लिए हुए थे, दिखाई दे रहे थे। काली घटा और घनी लाल आंधी को मिला करके रेत के आकार में ढाल देने से जितनी तरह के अलग अलग सम्मिश्रण पाए जा सकते हैं वे सब वहाँ थे। देखिए रंगों का वो स्पष्ट तो नहीं बता पा रहा, लेकिन कह रहा है कि उस रेत का रंग इस प्रकार का था जैसे काली घटा हो और घनी लाल आंधी हो। उन दोनों रंगों को मिला दें तो मानो वो रेत का अलग अलग मिश्रण दिखाई दे रहा था रंगों का। वे सब रंग थे वहाँ पर और उनके अतिरिक्त भी बहुत सारे रंग थे, रंग बिरंगी रेत थी। मैंने कई अलग अलग रंगों की रेत को हाथ में लेकर देखा और मसलकर नीचे गिर जाने दिया। एहसास होता है जब लोग समुद्र किनारे जाते हैं तो उस रेत को हाथों में लेते ही हैं, जैसे बर्फीले इलाके में जाने पर उस सफ़ेद बर्फ को हम हाथों से उछालते, ठीक इसी प्रकार जिन रंगों को हाथों से नहीं छू सका उन्हें पैरों से मसल दिया मैंने, अपने पैर लगा दिए मैंने। किया मन था कि किसी तरह हर रंग की थोड़ी थोड़ी रेत अपने पास रख लूं। ये मैंने मन में विचार किया कि मैं थोड़ी थोड़ी रंग की रेत अपने पास रख लूं। लोग जाते हैं समुद्र के किनारे, कुछ पत्थर लाते हैं, कुछ और चीज़ें लाते हैं। लेखक चाहता है कि वो रंग बिरंगी रेत ही मैं ले लूँ, अपने पास रख लूँ, पर उसका कोई उपाय नहीं था। इतने प्रकार की अलग अलग रंगों को, रंग की रेतों को मैं नहीं ले सकता था। यह सोचकर कि फिर किसी दिन आकर उस रेत को बटोरूंगा, इकट्ठा करूंगा, मैं उदास मन से वहां आगे चल दिया। निकल आया मैं आगे उदास मन के साथ। चलते हैं यहाँ से, देरी हो रही है। समुद्र में पानी बढ़ रहा था। अभी मैंने बताया इससे पहले भी वाले पार्ट में एक चट्टान पर वो खड़ा था, चट्टान पूरी तरह गिर गई थी। इसी तरह से समुद्र का पानी भी तट की ओर बढ़ रहा था। तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक लहर मेरे पैरों को भिगो गई तो सहसा मुझे खतरे का एहसास हुआ कि ये पानी मुझे डुबो सकता है। ये लहरें समुद्र के किनारे की ओर बढ़ रही हैं। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। तट का सिर्फ 3-3, 4-4 फुट हिस्सा पानी से बाहर था बस, और बाकी सब पर पानी फैल गया था। 3-4 फुट चौड़ा तट का रास्ता ही खाली था। लग रहा था कि जल्दी ही पानी उसे भी अंदर समा लेगा। मैंने कहा हाई टाइड की तरह से पानी है समुद्र का, वो तट की तरफ बढ़ता है और कभी खाली करता है। तो ये समुद्र के इलाके का दृश्य होता है, स्थिति होती है। एक बार सोचा कि खड़ी रेत से होकर के फिर ऊपर चला जाऊं,
एक बार सोचा कि तट के रास्ते से नहीं पहुंच पाऊंगा तो मैं रेत के उस टीले पर वापस चढ़ जाऊं और वहां से कैप होटल। पर वह शाह पड़ती रेत इस तरह दीवार की तरह उठी हुई थी कि उस रास्ते पर जाने की कोशिश करना ही बेकार था। मैंने कोशिश भी नहीं की। मेरे मन में खतरा बढ़ गया। मैं दौड़ने लगा, तेज तेज से चलने लगा कि कहीं डुबो न दे पानी। दो एक और लहरें पैरों के नीचे तक आकर लौट गई। मैंने जूता उठाकर हाथ में ले लिया, जूते भीग न जाए इसलिए। एक ऊंची लहर से बचकर के इस तरह दौड़ा जैसे सचमुच वह मुझे अपने लपेटे में लेने आ रही हो। सामने एक ऊंची चट्टान थी। वक्त पर अपने को संभालने की कोशिश की, फिर भी उससे टकरा गया। किससे? चट्टान से टकरा गया। बाहों पर हल्की खरोंच आ गई, पर ज्यादा चोट नहीं लगी थी। इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी है, इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी है, खरोंच आई है। चट्टान पानी के अंदर तक चली गई थी। उसे बचाकर आगे जाने के लिए पानी में उतरना आवश्यक था, जरूरी था। पर उस समय पानी की तरफ पांव बढ़ाने का मेरा साहस ही नहीं हुआ। डर गया मैं चट्टानों की नोकों पर पैर रखता किसी तरह उसके ऊपर पहुंच गया, दूसरी चट्टान के ऊपर पहुंच गया। क्या कर, पानी में नहीं उतरना चाहता है लेखक। सोचा नीचे खड़े रहने की अपेक्षा वह अधिक सुरक्षित होगा। पर ऊपर पहुंचकर लगा जैसे मेरे साथ एक मजाक किया गया हो। क्यों? चट्टान के उस तरफ का तट का खुला फैलाव था। लगभग 100 फुट का तट खुला फैला हुआ था। मैं डरा हुआ था कि कहीं मुझे डुबो न दे। लेकिन जब चट्टान दूसरी चट्टान के किनारे पर पहुंचा तो देखा वहां पर तो खुला है, फैलाव है। कितने ही लोग वहां टहल रहे थे, बहुत सारे वहां घूम भी रहे थे, और मैं यूं ही डर रहा था। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहां से रास्ता भी बना था, सड़क पर जाने के लिए रास्ता भी बना हुआ था वहां पर। तो मन से डर निकल जाने से मुझे अपना आप काफ़ी हल्का लगा। मुझे अपना आप जो था या अपने आप काफ़ी हल्का लगा। मैं चट्टान से नीचे कूद गया। अब रात का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि केप होटल का लॉन। अंधेरे में हिंद महासागर को काटती हुई कुछ शाह लकीरें, एक पौधे की टहनियाँ। ये था रात का वर्णन। केप होटल का लॉन है और अंधेरे में हिंद महासागर को काटती हुई कुछ शाह लकीरें हैं, परछाई हैं पौधे की टहनियों की। नीचे सड़क पर टॉर्च जलाता बुझाता एक आदमी है और दक्षिण पूर्व के क्षितिज में एक जहाज की मध्यम सी रोशनी मुझे इस केप होटल से दिखाई दे रही। केप होटल में जो दिखाई दे रहा है लॉन से, वो देख करके बता रहा है ये आदमी टॉर्च जलाता बुझाता सड़क पर जा रहा है और दक्षिण पूर्व के क्षितिज पर एक जहाज है जो मध्यम रोशनी में दिखाई दे रहा है। मन बहुत बेचैन था। बिना पूरी तरह भीगे सूखती मिट्टी की तरह मन बेचैन था कि मैं पूरी तरीके से भीगा नहीं, अर्थात मन में कुछ कसक है, कुछ कमी है। जैसे सूखी मिट्टी हो जो पूरी तरीके से भीगी हुई नहीं थी। जगह मुझे इतनी अच्छी लगी कि मन था कि अभी कई दिन कई सप्ताह वहाँ रहूं, खूब घूमूं, भ्रमण करूं। इतनी अच्छी लगी वो जगह। पर अपने भुलक्कड़पन की वजह से एक ऐसी हिमाकत मतलब गलती, अपराध सा कर आया था कि लग रहा था वहाँ से तुरंत लौट जाना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। एक ऐसी गलती कराया था। अपना सूटकेस खोलने पर पता लगा कि कनानौर स्थान का नाम है, एक जगह का नाम है कनानौर में 17 दिन रह करके जो 80-90 पन्ने लिखे थे मैंने अपने लेखन के, साहित्य के, वे वहीं मेज की दराज में छोड़ आया। ये लो, अपना साहित्य छोड़ाया, भूल करके आ गया। सूटकेस खोलने पर पता चला 17 दिन एक जगह पर रहा और वहाँ जो लिखा वो वहीं पर छोड़ाया। अब मुझे
दो में से एक चुनना था। एक तरफ था कन्याकुमारी का सूर्यास्त, समुद्र तट और वहाँ की रेत जिसे मैं और बार बार देखना चाहता था, और दूसरी तरफ अपने हाथ के लिखे कागज जो शायद अब भी सेवाय होटल की एक दराज में बंद थी। या तो मुझे सेवाय होटल जाना था कनानौर में, या फिर मुझे इसी स्थान पर रह करके समुद्र तट देखना है, सूर्यास्त देखना है। मैं देर तक बैठा सामने देखता रहा। क्या करें, जैसे कि पौधे की टहनियाँ या उनके हाशिए में बंद महासागर के पानी से मुझे अपनी समस्या का हल मिल जाएगा। मैं सामने देख रहा था कि पौधे की टहनियाँ हैं और उस टहनिए से हाशिए मतलब एक साइड में एक दिशा में अलग महासागर का पानी मुझे अपनी समस्या का हल बता देगा कि मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ रुकना चाहिए या फिर कनानौर जाना चाहिए सेवाय होटल, जहाँ उसके साहित्यिक कागज़ हैं, जहाँ पर लिखे हुए उनके पेज हैं, वो पन्ने लाने हैं। अब लेखक कहाँ जाएगा, क्या कन्याकुमारी में ही रहेगा या फिर कनानौर जाएगा सेवाय होटल में? क्या उसे वो पन्ने मिल जाएंगे जो वो गलती से छोड़ कर के आ गया है, भूल करके आ गया है? ये सब जानने के लिए हम एक और नए पार्ट के साथ, नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए दिन के साथ। धन्यवाद।